मैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप बोल रहा हूं। वही प्रताप जिसके दादा महाराणा सांगा थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूं जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए मां पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। मैं उसी मां मीरा का भतीजा हूं जिसकी तुलना द्वापर की राधा से की जाती है, जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिसे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जिसके चेतक और राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्त का साथ मिला। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटका, लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही प्रताप हूं जो युद्ध भूमि में अपने बदन पर 72 किलो का कवच और हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलता था। मेरी 2 तलवारों का वजन 208 किलो था। मेरी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी माँ का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह था। मेरे 23 छोटे भाई और 2 बहनें थी। मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। तो मेरे पिता उदय सिंह ने अकबर से लड़ने की बजाय चित्तौड़ को परिवार सहित छोड़कर उदयपुर आना चुना था और चित्तौड़ का कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल और आमेट के पत्ता के हाथ में दे दिया था, जिसका मैंने विरोध किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर ने मेड़ता पर अपना आधिपत्य 1562 में ही जमा लिया और साथ ही अकबर चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने आ पहुंचा। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने जयमल को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता का राज वापस कर दिया जाएगा। आप चित्तौड़ को हमें देकर अपने राज्य में वापस चले जाओ। लेकिन जयमल ने अपनी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया कि है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुच्चा जो त्रिकूटरी दीदी मने दीवान। यानी कि ये गढ़ मेरा है और एकलिंगजिंग के दीवान मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले को कोई दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद अकबर ने उनको थोड़ा और लालच दिया कि मेड़ता के साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूं, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाओ। पर इस पर जयमल ने जवाब दिया कि भूख न मिटे मेड़ तो और न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। यानी कि न मेरी भूख मेड़ता से मिटनी है और न ही नागौर से मिटे एक राजपूत की वीरता की भूख है, वो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा और लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगा। और वो दिन में चित्तौड़ की दीवार तोड़ता, लेकिन रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देते। एक रात को जब जयमल वापस दीवार को चुनवा रहे थे, तब अकबर ने देख लिया और अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मार दी, जिससे जयमल घायल हो गए। और उसके बाद अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद जयमल के पास केसरिया और जौहर करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि किले में खान पान के लिए कुछ बचा नहीं था और बाहर अकबर डेरा डालकर बैठा था। उस समय फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया कि पत्ता चुंडावत की पत्नी थी और जयमल की बहन थी। इसके साथ ही पत्ता की मां ने भी जौहर किया। जो 23 फरवरी 1568 की रात की एक ज्वाला किले से उठती हुई 13,000 रानियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया। इन आग की लपटों को देखकर अकबर के सिपहसालार समझ गए जौहर की आग है और राजपूत केसरिया करने के लिए तैयार हैं। अब पुरुष सर पर केसरिया पगड़ी बांध कर लड़ने को तैयार हो गए। जयमल रोने लग गए कि मैं कितना बदनसीब हूं, घायल अवस्था में होने की वजह से मैं लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। लेकिन उनकी इस व्यथा को देखकर एक सैनिक आगे आया, जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़। उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ें। इस तरह जयमल भी युद्ध के मैदान में उतरे और कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े। इसी वजह से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। जयमल और पत्ता इस युद्ध में काफी बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8,000 सैनिकों द्वारा 48,000 मुगल सेना को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ न लगा। और इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला, तो उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसने उसे 30,000 मासूमों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें चिनवा दी। चित्तौड़ पर 2 ही बड़े नरसंहार हुए, जिसमें एक खिलजी ने किया और दूसरा अकबर ने। इस युद्ध में जयमल और पत्ता मरने के बाद भी अमर हो गए और किसी दूसरे किले के लिए इस तरह मिटने की गाथा भी आप राजस्थान के सिवा कहीं सुन नहीं पाएंगे। जयमल और पत्ता की बहादुरी से अकबर अति प्रभावित हुआ और बाद में उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियां अपने आगरा के किले में बनवाई, जिसके बाद में अंग्रेजों ने तोड़ दिया।
चित्तौड़ से गिरवा की पहाड़ियों में जाने के बाद गोगुंदा की मेवाड़ की नई राजधानी बनाई गई। 1568 में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके मरने से पहले उनकी प्रिय रानी धीर भाई मरने से पहले उनके बेटे जगमाल को राजा घोषित करवा देती हैं। मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था, क्योंकि गद्दी तो कभी खाली नहीं रहती। सभी मुझे पिता के अंतिम संस्कार में देखकर हैरान थे और मुझे अंतिम संस्कार में देखकर मेरे ननिहाल से मान सिंह सोनगिरा ने आवाज उठाई कि प्रताप को राजा किस हिसाब से नहीं बनाया गया। मेवाड़ पर लगातार आक्रमणों के चलते प्रताप के अतिरिक्त शक्तिशाली राजा कोई हो ही नहीं सकता। उस समय राजा के राज तिलक का अधिकार सलम्बुर के सामंत के पास था। तो मान सिंह ने सलुम्बर के तत्कालीन सामंत कृष्णदास जी चुंदावट से सहमति पूछते हैं, तो वह भी मेरे लिए सहमति देते हैं। सभी सामंत और प्रजा मिलकर मुझे राजा बनाती है। उस समय के स्वतंत्रता में लोकतंत्र की स्थापना थी, और जब जगमाल को यह सूचना मिली तो वह वहां से नाराज होकर अकबर के पास चला गया, और उसके बाद अकबर उसे जहाजपुर की एक जागीर दे देता है और उसके बाद उसको आधा सिरोही भी देता है। उसके बाद 28 फरवरी 1572 में विधिवत रूप से राज तिलक कुंभलगढ़ किले में किया गया। जैसे ही मेरे राजा बनने की सूचना अकबर के पास पहुंची तो उसने संधि के लिए दूत भेजे कि युद्ध करने की बजाय मुगलों से संधि कर ले। उसने सबसे पहले जलाल खान कोर्ची को भेजा। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने एक हिंदू राजकुमार मान सिंह को भेजा, जो आमेर का राजकुमार था, और आमेर ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब मान सिंह आता है तो उसकी भेंट मेरे बेटे अमर सिंह से होती है, और इससे ही मान सिंह झल्ला जाता है कि राणा प्रताप मेरे से मिलने क्यों नहीं आए, और इससे नाराज होकर वह युद्ध की चुनौती देकर चलने की बात करता है। तो युवराज अमर सिंह पीछे से आवाज देकर कहते हैं, अगर युद्ध करने आए होते तो फूफा अकबर को भी साथ लेकर आना। इस कथन को सुनने के बाद तो मान सिंह आग बबूला होकर वहां से चला गया, और जाते ही वह अकबर से सेना की मांग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कहता है, लेकिन अकबर इसकी अनुमति नहीं देते। वह तब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तो उसने एक और दूत भेजा जिसका नाम था भगवंत दास, जो उस समय आमेर के राजा थे। जब आमेर के राजा मेरे से मिलने आए तो मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने लगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि एक समय था जब राजस्थान के सभी राजा मेरे दादा राणा सांगा के साथ मिलकर अपने ध्वज को चूमे मुगलों से लड़ाई करी थी, तो इस बार आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू करो। मैं एक हिंदू राजा के ध्वज के नीचे लड़ाई करना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके लिए भगवान दास जी नहीं माने और वह वापस लौट गए। उसके बाद अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल जी ने आकर समझाया कि अकबर का कितना खजाना है, मेवाड़ उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन टोडरमल जी को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस तरह अकबर ने 4 दूत भेजे, लेकिन किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगा, सभी को बैरंग लौटना पड़ा। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर बात युद्ध की तरफ बढ़ गई, और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी में हुआ, जो राजसमंद जिले में है। इस पर मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है, इस वजह से इसे हल्दी घाटी कहते हैं। 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान उनके प्रमुख सेनापति थे, और पहली बार मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाकर भेजा गया। अकबर ने ही हो सकता है कि बदले की आग में मान सिंह युद्ध जीत कर आ जाए, और उनके साथ युद्ध का आंखों देखा हाल देखने के लिए उनके प्रमुख इतिहासकार बादायूनी भी साथ आया था। बादायूनी बहुत ही कट्टर था। उसने कहा था कि युद्ध में जो हिंदुओं का खून बहेगा उसको मैं अपनी दाढ़ी के लगाकर अपनी दाढ़ी धोऊंगा, और मेरी तरफ से इस युद्ध में अफगान से हाकिम खान सूरी और ग्वालियर से राम शाह तोमर लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, भील जनजाति के सरदार पुंजा भी अपनी भील सैनिकों को लेकर इस युद्ध में आए थे। मेरी ओर से भी लगभग 3000 सैनिक लड़ रहे थे, और अकबर की ओर से लगभग 5000 सैनिक। शुरुआती युद्ध में मेवाड़ की सेना ने अकबर की सेना को खदेड़ दिया और मुगल सैनिक भागने लगे। भागते हुए सैनिकों का मेवाड़ के सैनिकों ने पीछा किया, तो बदायूं ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तीर किस पे चलाऊं। तो आसफ खान ने कहा कि किसी पर भी तीर चलाओ, अगर मानसी के सैनिक को तीर लगता है तो वो भी हिंदू है, और राणा प्रताप के सैनिक को तीर लगता है तो वो भी हिंदू है। चाहे तीर किसी को भी लगे, मरेगा तो काफिर ही। भागते हुए सैनिकों में से एक बेहतर खान नाम का सैनिक निकल कर आया। उसने अफवाह फैलाई कि भागो मत, बादशाह अकबर सेना लेके आ रहे हैं। ये सुनकर मुगल सैनिक वापस युद्ध भूमि में उतरे। इस युद्ध में इतना खून बहा कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल रक्त से लाल हो गई, और पास ही एक तालाब था जो रक्त से भर गया, जिसे आज भी रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मेरे जीजा को बहलोल खान ने धोखे से मार दिया और कहा कि प्रताप अब तेरी बहन को किसके साथ सुलाएगा, उसको मेरे
साथ भेज दे। यह सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया और बहलोल खान को घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया। मान सिंह अपने मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा तो चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए और जैसे ही मैंने भाला फेंका तो मान सिंह अंदर छिप गया। लेकिन जब चेतक अपने पैर नीचे उतार रहा था तब मर्दाना हाथी के सूंड से बंधी तलवारों ने उसके पैर काट दिए। जैसे ही चेतक चल नहीं पा रहा था तो उसकी वजह से मुझे युद्ध भूमि से निकलना पड़ा। और मेवाड़ की प्रथा थी कि जब भी कोई राणा युद्ध भूमि से जाएगा तो उसकी जगह राणा के चिन्ह पहनकर झाला लड़ते थे। राणा सांगा के समय झाला अच्छे लड़ाके थे। उसी तरह इस बार झाला भीड़दा, जिसको झाला मान सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लड़ाई लड़ी। इधर मेरे पीछे मुगल सैनिक दौड़े लेकिन घायल अवस्था में भी चेतक को पकड़ नहीं सके और चेतक ने इस अवस्था में भी 33 फीट का नाला कूद कर मेरी जान बचाई। आगे मुगल सैनिक आ नहीं सके और नाला कूदने के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसने प्राण दे दिए। चेतक की स्वामी भक्ति ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इस युद्ध में मेरे एक हाथी राम प्रसाद को मुगल सैनिक पकड़ कर ले गए और वह मुगलों का एक दाना भी नहीं खाया और 9 दिन भूखा प्यासा रहा, जिसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। बदायूनी अपनी किताब में लिखता है कि उसके बाद सैनिक इतने हार चुके थे कि उन्होंने पीछा नहीं किया और वो गोगुंदा की तरफ पहाड़ियों में गए और डर के मारे उन्होंने अपने चारों तरफ दीवारें चुनवाई ताकि मेवाड़ के सैनिक हम पर हमला न कर सके। लेकिन हम जिस गांव से निकलते हम पर भील सैनिकों द्वारा हमला कर दिया जाता और जैसे तैसे जान बचाकर वहां से निकलने में सक्षम हुए। जैसे अकबर के पास पहुंचे तो अकबर इस हार से बहुत नाराज हुए और मान सिंह और आसफ खान को दरबार में आने पर रोक लगा दी। अकबर ने उनका मुंह देखने के लिए मना कर दिया। 1576 में अकबर स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर आता है, लेकिन अकबर भी कोई छठ की चौदस करके नहीं गया। वो भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। सिर्फ उसने उदयपुर पर कब्जा कर लिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद करके वापस चला गया। उसके बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ हो गई और इसके बाद अकबर ने अपने सबसे अच्छे सेनापति शहबाज खान को कुंभलगढ़ भेजा। यहाँ पर उसने लगातार 3 बार आक्रमण किए और वह हर बार कुंभलगढ़ पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि मेवाड़ लगातार युद्ध की मार झेल रहा था, जिससे आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और मैं यहाँ से निकलकर आर्थिक मदद के लिए ईडर की तरफ जा रहा था। और वहां एक गांव पड़ता है चूलिया। यहीं पर मेरी भेंट एक सेठ से जिसका नाम था भामा शाह और उसने उस समय अपनी सारी संपत्ति मेरे को दे दी थी। उस समय उन्होंने इतनी संपत्ति दी थी कि 15,000 की फौज 12 साल तक आसानी से अपना भरण पोषण कर सकती थी। उन्होंने 25 लाख रुपए नगद और 20 लाख सोने की अशर्फियां ला कर दी थी। भामा शाह के साथ उनके भाई ताराचंद ने भी अपनी सारी संपत्ति सौंप दी थी। जब शहबाज खान भी अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो पाया तो उसके बाद 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, जिनके दोहे भी अपन पढ़ते ही हैं। रहीम जी ने एक भी आक्रमण नहीं किया और अपना कैंप लगाकर यही शिकार खेलते और ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इतने में एक दिन अमर सिंह रहीम जी के कैंपस में जा पहुंचे और रहीम को आवाज दी। रहीम जी नहीं थे, सिर्फ महिलाएं वहां थी। रहीम जी शिकार खेल गए थे तो अमर सिंह ने सारी महिलाओं को बंदी बना लिया। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अमर सिंह को फटकार लगाई और रहीम जी को माफीनामा भेजकर महिलाओं को आदर सहित वापस भेजा। इससे रहीम जी बड़े प्रभावित हुए क्योंकि उस समय दुश्मन की महिलाओं को आदर सहित वापस भेजना असंभव था, क्योंकि यही महिलाएं मुगलों के हाथ लग जाती तो उनका क्या होता, उन्हें दासी बना ले जाता, उनको हरम में रखा जाता। उसके बाद रहीम वापस निकल गए। उसके बाद अकबर को अपने चाचा सुल्तान खान को भेजना पड़ा। उन्होंने यहाँ आकर 4 चौकियां बनवाई जिनमें देसुरी, देबारी, देवल और दिवेर थी। इन चौकियों से उन्होंने उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया। इनमें सबसे प्रमुख चौकी देवेर थी। यहाँ मुगलों की सुरक्षा सबसे कड़ी थी और वह इंतजार कर रहे थे कि कब हम अनाज पाने के लिए बाहर निकलें और वो हमको दबोच लें। लेकिन हमने 1582 कुछ ही सैनिकों के साथ लेकर उनकी सबसे प्रमुख चौकी दिवेर पर अचानक से हमला कर दिया और सुल्तान खान समेत पूरी चौकी को उखाड़ कर रख दिया। यह युद्ध अमर सिंह की वजह से भी याद किया जाएगा। उसने ऐसा भाला मारा कि उसने सुल्तान खान और घोड़े को पार करके जमीन में धंस गया। इस युद्ध में अमर सिंह काफी बहादुरी से लड़ा। जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इस युद्ध में हमारी विजय हुई और मुगल सेना नायक समेत पूरी मुगल सेना का खात्मा कर दिया गया। इसके बाद अकबर ने फिर 1585 में मान सिंह के चाचा जगन्नाथ कछवाहा को युद्ध के लिए भेजा। यह अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। इसके बाद अकबर ने कोई आक्रमण नहीं किए, लेकिन इससे मेरे को गुस्सा आया और मैंने आमेर पर आक्रमण कर दिया। उनका एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था मालपुरा, जिस पर मेवाड़ का कब्जा हो गया और वहीं एक झालरा तालाब का निर्माण किया गया और एक नीलकंठ महादेव के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया।
जब आक्रमण होने बंद हो गए उसके बाद मेवाड़ की नई राजधानी चावड़ बनाई गई और वहां पर चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ पर महल और बावड़ियों का भी निर्माण करवाया गया। और चावड़ से ही मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत हुई और सबसे मशहूर चित्रकार था, उसका नाम था नसीरुद्दीन। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ के जिस जिस जगह पर अपना कब्जा किया था वो वापस लिए गए। सिर्फ 2 किले वापस नहीं ले पाए, जिसमें एक था चित्तौड़गढ़ और दूसरा था मांडलगढ़। इन 2 किलों को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को वापस जीत लिया गया और 19 जनवरी 1597 को ही मैंने चावड़ के अंदर अंतिम सांस ली। और यह समाचार सुनकर कहते हैं अकबर के आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, तो ये थी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जीवन गाथा। हम तो उनके बारे में क्या ही कुछ बोलें, वो अपने आप में एक महान योद्धा हैं। अपने समाज में कई भ्रांतियां चली आ रही हैं और अपने इतिहास ने महाराणा प्रताप को सिर्फ एक योद्धा बनाकर रख दिया है, जबकि वो योद्धा होने के साथ साथ नैतिक गुणों के भी धनी थे। महाराणा प्रताप के साथ भील राणा पुंजा लड़े थे और उनके साथ ही बैठते उठते थे। मेवाड़ की रक्षा सिर्फ राजपूतों ने नहीं, उसमें हर समाज का योगदान रहा, हर समाज ने हिस्सा लिया। भील जनजाति के साथ राणा का व्यवहार दर्शाता कि महाराणा प्रताप छुआछूत जैसी कुप्रथा को नहीं मानते थे। राणा प्रताप ने आमेर के राजा को उनके झंडे के नीचे लड़ने के लिए बोला, यह उनकी देशभक्ति और संगठित करने की खूबी को दर्शाता है। रहीम की स्त्रियों को उन्होंने माफीनामे के साथ वापस लौटा दिया। यह उनकी महिलाओं के प्रति आदर भाव को दर्शाता है। उनके साथ हल्दी घाटी में हाकिम खान सूरी लड़े। उनके दरबार में चित्रकार थे नसीरुद्दीन, जो दर्शाता कि महाराणा प्रताप सेकुलर राजा नहीं थे, वह सबका सम्मान करते थे। लेकिन हमारे इतिहास ने ये सब हमारे सामने लाया। हमारे इतिहास में तो ये भी बताया गया कि प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए। अगर मान सिंह वह युद्ध जीत जाता तो अकबर उसे अपने दरबार में से क्यों निकालता, ये एक सोचने का विषय है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतिहास को हमारे सामने तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और हमारे ही इतिहास को हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र की तरह प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, आपको महाराणा प्रताप के सम्मान में क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपने 2 शब्द उनके सम्मान में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रताप, जय मेवाड़।